जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो लास्ट का सेशन हुआ था, लास्ट के सेशन में मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो दूसरा कॉन्सेप्ट है रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी और उन पर जो क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों की मैंने आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने हर एक कॉन्सेप्ट पर जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, हर एक क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी, क्योंकि आपको पता है कि जितने ज्यादा आप हर एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर सेट होंगे। तो सबसे ज्यादा आपको पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर मैं आपके करते ही जा रहा हूं। तो आपको जो सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। हर एक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। हर एक कॉन्सेप्ट को 2 या 3 मेथड से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि ज्योमेट्री में अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने सबसे पहले आपको थ्योरी के फॉर्म में समझाया है, उसके बाद मैंने उसके डायग्राम के तरीके से समझाया और डायग्राम के बाद मैंने उसको प्रूफ के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ हर एक एफर्ट को मैं डाल करके हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप भी उतनी ही मेहनत के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को समझ भी रहे होंगे और हर एक कॉन्सेप्ट पर मैं जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको एक सिलेक्शन की जरूरत है, आपको एक सफलता की जरूरत है, जिसके लिए आपको एक मेहनत की जरूरत सबसे पहले पड़ेगी। क्योंकि आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने कम टाइम के अंदर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आप मेहनत को बहुत अच्छे से हर एक दिन बढ़ाते चलिएगा। आपको बहुत कम समय में भी सफलता मिल सकती है, लेकिन पेशेंस और मेहनत के सहारे। तो आप पेशेंस रखो और मेहनत कंटिन्यू करते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना जो लास्ट का सेशन हुआ था उसमें 14 नंबर तक के क्वेश्चन अपने सॉल्व हो चुके थे। इनमें जितने भी कॉन्सेप्ट आए थे हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन किया था। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उससे गुजारिश करेंगे कि वो सबसे पहले जो ज्योमेट्री में अभी तक जितना हुआ है वो पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट करे, हर एक कॉन्सेप्ट के नोट बनाए, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करे और हर एक कॉन्सेप्ट का मल्टीपल टाइम रिवीजन करता रहे, जिससे उसको आगे के जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट बनते हैं उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा, आपको पता बहुत अच्छे से चल गया होगा कि जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री में वो आपके कहीं भी यूज हो सकते हैं। अगर आपने ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ट्रायंगल वाले टॉपिक में उसको कंप्लीट किया है तो हो सकता है वो अगर आप जब राइट एंगल या आप स्क्वायर या आप रेक्टेंगल ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए तो इनके बीच में भी क्या हो सकता है, आपको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट याद करना जरूरी हो सकता है। तो आपको ज्योमेट्री में हर एक थ्योरम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि ज्योमेट्री एक रिलेटेड टॉपिक होता है। हर एक कॉन्सेप्ट एक ना एक कॉन्सेप्ट से क्या करता है, रिलेट करता है। तो अगर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट सारे के सारे थ्योरम्स अगर जो मैंने आपको अभी तक बताई हैं वो आएंगी तो आगे का कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएंगे। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने की। कॉन्सेप्ट वही है जो लास्ट के सेशन में बताए थे। जब भी नया कॉन्सेप्ट आएगा सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ये अपना क्या है, फेवरेट तरीका है जो हर एक स्टूडेंट को समझ में भी आता है। ठीक है, कि सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ठीक है, वैसे ही अपन आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं और उम्मीद है आप भी पूरी मेहनत के साथ अपने सपने को पूरा करने में लगे होंगे। ठीक है, हर एक तरीके से आपको मेहनत करना है, हर एक तरीके से आपको अपने आप को कंपटीशन की लाइन में लगाना है, हर एक सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना है, तभी जाके आप एक सिलेक्शन को पा पाओगे। क्लियर है। आइए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि PQRS एक आयत है जिसमें PQ और RS का PQ और QR का जो रेशियो है वो 3:1 है। आपको PR की लेंथ 10 सेंटीमीटर दी गई है। आपको जो रेक्टेंगल है PQRS इसका एरिया फ्रंट एंड है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी ने खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो बहुत शानदार तरीके से विद इन टाइम के अंदर इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर जिसने नहीं किया है तो मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको देखना। ठीक है, यहाँ पर उसने बोला है कि एक PQRS क्या है, आयत है। ये आपका P वर्टेक्स, ये हो गया आपका Q वर्टेक्स, ये हो गया आपका R वर्टेक्स और ये हो गया आपका S वर्टेक्स।
यहां पर उसने बोला है क्या कि आपको पी क्यू और क्यू आर का जो रेशियो है वो क्या है 3:1, यानी कि अगर पी क्यू की लेंथ 3 यूनिट है, मैंने सर्कल में बंद क्यों कर दिया, क्योंकि ये क्या है रेशियो है। आपको पता होना चाहिए कि रेशियो और एग्जैक्ट वैल्यू में डिफरेंस होता है, रेशियो और एग्जैक्ट वैल्यू में डिफरेंस होता है। जैसे बात करेंगे 16 और 24, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन आप यहां पर जब रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा 2:3, क्या आ जाएगा 2:3, यानी कि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है नंबर का, यानी कि सबसे सरलतम जो रूप होता है, सबसे सरल जो रूप होता है वो क्या होता है आपका रेशियो होता है। जैसे 16 और 24 का सबसे सरलतम रूप क्या है 2:3, क्योंकि ये 8 से डिवाइड होगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। क्लियर है। तो रेशियो और एग्जैक्ट वैल्यू में डिफरेंस होता है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको रेशियो और एग्जैक्ट वैल्यू अलग से दिखे, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया सर्कल में बंद कर दिया। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं। जो भी मैं आपको सॉल्यूशन के अंदर जो भी क्रिएटिविटी करता हूं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। क्लियर है। आगे देखो, अगर आपकी पी क्यू की लेंथ 3 यूनिट है तो आपकी क्यू आर की जो वैल्यू है वो 1 यूनिट है। आगे और जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो उसमें बोला गया है कि जो पी आर की डिस्टेंस है, ये जो पी आर की डिस्टेंस है, यहां पर रेशियो ना देके एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, कितनी है 10 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इस रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का एरिया। क्या करना है, इस रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का एरिया। एरिया कैसे फाइंड होगा, अगर आपको लेंथ पता है और ब्रेथ पता है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा यहां पर एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देखोगे कि आपको इस रेक्टेंगल की ये लेंथ मिल जाए, लंबाई, और ये आपको चौड़ाई मिल जाए, तो आपका एरिया निकल के आपके सामने आ जाएगा। ये कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है। यहां बात करेंगे अगर ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री, ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। अगर मैं आपसे बात करूं ये 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो आपका ये जो हाइपोटेन्यूस है पी आर, इसकी लेंथ क्या होगी यूनिट में, तो इसकी लेंथ क्या होगी 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 10, तो क्या हो जाएगा 9 + 10 यानी कि √10 यूनिट। क्या हो जाएगा √10 यूनिट, क्या हो जाएगा √10 यूनिट। लेकिन इस √10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी गई है 10 के बराबर, यानी कितने गुना दी गई है √10 गुना। कितने गुना दी गई है √10 गुना। तो यहां पर आपको अब पता चल जाना चाहिए कि एक यूनिट की वैल्यू भी क्या होगी √10 गुना, यानी क्या हो जाएगा √10, और यहां पर इस 3 यूनिट की भी वैल्यू क्या होगी √10 गुना, तो क्या हो जाएगा 3√10। आपको एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का, एरिया क्या हो जाएगा 3√10 × √10। आंसर आपका आ जाए √10 का √10 में मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, और 10 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि √10 का 10 में मल्टीप्लाई होगा 10 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। अब आप यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लगा जो आपको नहीं आता हो, बस आपको क्या काम करना था डायग्राम बनाना आना चाहिए था, डायग्राम के अंदर जो आपको डाटा दिया गया है उसको पुट करना आना चाहिए था, और आपको नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए था। आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेते। अब आप बताइए इतने आसान तरीके से, इतने सिंपलेस्ट मेथड के तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ तो आप यहां पर सोचो कि आप कितने पीछे हो, आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। समझ रहे हैं ना। तो आप ऐसे अपने आप को मोटिवेट करके कि अभी हम पीछे हैं, अभी हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। समझ रहे हैं ना। तो आप अपनी मेहनत को अपनी वीकनेस के अनुसार क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो आपकी जो वीकनेस है वो एकदम कैसे हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, और आप एक टॉप लेवल पर पहुंच जाओगे। क्लियर है ना। तो ऐसे आपको अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इतनी सिंपल सी चीज नहीं आती है, भाई सीख जाएंगे, नहीं आती है सीख जाएंगे, लेकिन
ये तो नहीं है कि आती नहीं है तो अब आगे नहीं जाएंगे, ये बहुत गलत बात है। अगर आपको आ नहीं रहा है और आपने उसको छोड़ दिया तो आप बहुत गलत बात है। आप फिर इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको करना नहीं चाहते हो। लेकिन अगर आपको आता नहीं है और आपने उसको सीखने का प्रयास किया, आपने उस पर मेहनत करना स्टार्ट किया, तो आपका ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप एक दिन बहुत पीक पॉइंट पर पहुंचने वाले हो, आप बहुत अच्छे से टॉप लेवल पर पहुंचने वाले हो। ठीक है, तो अपनी कमजोरियों को छिपाना नहीं है, अपनी कमजोरियों को पूरा करके मेहनत करके उसको फिनिश करना है। अपनी कमजोरियों को छिपाना नहीं है, अपनी कमजोरियों को दूर करना है। समझे? दूर कैसे होंगी? जो कमजोरी है उस पर अपन को इतनी मेहनत करनी है कि वो कमजोरी अपने आप कैसे हो जाए, फिनिश हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट का नाम भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रखा है। कॉन्सेप्ट का नाम भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रखा है, आप कभी उसको भूल नहीं पाओगे। कॉन्सेप्ट का नाम कभी नहीं भूल पाओगे। कॉन्सेप्ट के लिए हेडिंग डालोगे आप बेटेस्ट फ्लैग थ्योरम, बेटेस्ट फ्लैग थ्योरम। क्या हो जाएगा? बेटेस्ट फ्लैग थ्योरम। बेटेस्ट यानी अंग्रेजी, अंग्रेजों का जो झंडा होता है उसके डिजाइन का एक डायग्राम होगा, उसके थ्रू एक थ्योरम बनती है जिस पर हर एक एग्जामिनर हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन क्रिएट करता है ज्योमेट्री से। अब प्री में भी आपको देखने को मिल सकता है या मेंस में देखने को मिल सकता है। समझ रहे ना? तो आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, सबसे पहले तो आपको डायग्राम से समझना है कि आखिरकार बेटेस्ट फ्लैग थ्योरम है क्या, बेटेस्ट फ्लैग थ्योरम है क्या। फिर उसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको विद प्रूफ के साथ समझाने की कोशिश करूंगा और इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप कितने भी कमजोर हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, और आपको यहीं की यहीं याद करके दूंगा। ठीक है, यहां पर देखो, सबसे पहले मैंने आपके सामने बनाया है एक रेक्टेंगल, मैंने आपके सामने बनाया है एक रेक्टेंगल। मान लीजिए रेक्टेंगल है आपका ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक क्या है, आयत है। ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। ए बी सी डी आयत के अंदर कहीं पर, ए बी सी डी रेक्टेंगल के अंदर कहीं पर अंदर एक पॉइंट है। मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए क्या है, पी। एक पॉइंट है जिसका नाम मैंने दे दिया पी। क्या दे दिया, पी। आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स को इस अंदर बने पॉइंट से मिलाना है। जैसे ए वर्टेक्स को मैंने इस पॉइंट से मिला दिया, इस तरीके से मैंने बी वर्टेक्स से इस पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, मैंने इस डी वर्टेक्स को इस पॉइंट से मिला दिया, मैंने इस सी वर्टेक्स से आने वाले इस पॉइंट को इस पी से मिला दिया। यानी कॉन्सेप्ट देखो क्या बनेगा कि आपको एक रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल के अंदर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेना है, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लेना है। अब उस पॉइंट से उस रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स को क्या करना है, उस पॉइंट से मिलाना है। क्या करना है, इस पॉइंट से मिलाना है। क्लियर है? डन है? समझ में आ गया? तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर होगा आपका बी पी का स्क्वायर प्लस पी डी के स्क्वायर के सब के बराबर। कॉन्सेप्ट देखो क्या होगा, कॉन्सेप्ट बनेगा आपका क्या, ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर प्लस उसी के सामने क्या है, पी सी का स्क्वायर, पी सी का स्क्वायर, ये बराबर होगा आपका किसके, पी बी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर प्लस पी बी के जस्ट सामने क्या है, पी डी का स्क्वायर, पी डी का स्क्वायर। ये आपका कॉन्सेप्ट बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले नोट करवा दिया है, किस वजह से कि जिनकी क्षमता कॉन्सेप्ट के प्रूफ को पढ़ने की नहीं है तो वो यहां तक जरूर कंप्लीट कर ले कि वो डायग्राम को माइंड के अंदर सेट कर ले और उससे जो कॉन्सेप्ट बनता है उस कॉन्सेप्ट को भी अपने माइंड के अंदर सेट कर ले, तो भी उसका काम चल सकता है। लेकिन जो खुद से और ज्यादा कॉन्सेप्टों को क्रिएट करना चाहता है, खुद ऐसे शॉर्ट ट्रिक निकालना चाहता है, खुद से ऐसे शॉर्ट मेथड क्रिएट करना चाहता है जिससे
क्वेश्चन और आसान तरीके से सॉल्व होने लगे, तो उसके लिए मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, मैं हर एक स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट का प्रूफ पढ़ना है, आपको आए या ना आए, लेकिन आपको मेहनत के साथ उसको समझने की कोशिश करना है, उसको 1 से 2 बार खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है कि कॉन्सेप्ट कैसे बना है, सर ने कैसे समझाया था, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको ये इतना लॉजिकल तरीके से फिर इंटरेस्ट बढ़ेगा कि आप हर एक कॉन्सेप्ट का प्रूफ समझने की कोशिश करोगे। जब तक आपको प्रूफ ना समझा दिया जाए तब तक आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे, समझे? जो अभी आपके माइंड में लग रहा है कि मुझे प्रूफ नहीं, केवल कॉन्सेप्ट बता दीजिए सर, इससे भी हमारा काम चल जाना, लेकिन आपको जब प्रूफ को समझने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट बताने से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको ऐसा हमेशा फील होगा कि मुझे इसका अभी प्रूफ और पढ़ना है। ऐसे अभी हमारे पास 95% स्टूडेंट है जिनको कॉन्सेप्ट बताने के बाद उनको प्रूफ पढ़ने की जरूरत होती है। जब तक मैं उनको प्रूफ ना बता दूं तब तक वो कैसे होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते हैं। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, हर एक थ्योरम को पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उसके प्रूफ को भी समझना है, उसके डायग्राम को भी समझना है, उस पर कितने टाइप की लैंग्वेज के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपकी 100% एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा, कॉन्सेप्ट की थ्योरम को समझा, कॉन्सेप्ट पर किस लैंग्वेज के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली, तब जाके वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, समझे? तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है। क्लियर है? डन? कोई दिक्कत? आप देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कैसे आपका सेटिस्फाई हुआ, कैसे आपको पता चला कि आपका ये बराबर होता है। और कुछ भी तो हो सकता था, हम और कुछ भी लिख सकते, लेकिन नहीं, इसका कुछ ना कुछ प्रूफ है। ये कैसे लिखा है उसको मैं आपको समझाऊंगा। कैसे? बहुत ध्यान से समझना। यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर अपन इस डायग्राम के अंदर परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल डीपीसी के लिए एक कॉमन परपेंडिकुलर इस तरीके से खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते? देखो इस पॉइंट पी से होते हुए हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे देखो ये खिंच गया परपेंडिकुलर, यानी यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का। ऐसे ही अपन एपीडी और बीपीसी इनके बीच में भी क्या कर सकते हैं, अपन परपेंडिकुलर खींच सकते हैं। कैसे? देखो इस तरीके से, ये हो गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यहां पर 90 डिग्री का एंगल और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है? अब देखो प्रूफ को बहुत ध्यान से समझना, मान लीजिए मैंने यहां से लेकर ये डिस्टेंस यहां तक की मैंने x मान ली। अगर ये x है तो यहां से ये भी डिस्टेंस क्या होगी आपकी, x होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? समझ में आया? ध्यान से समझना हर एक की पॉइंट को। आगे देखो मैंने क्या काम किया, मैंने यहां P से लेके यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको y मान लिया। क्या मान लिया? y। तो आपकी ये वाली भी डिस्टेंस क्या होगी, y होगी कि नहीं होगी? सॉरी वो नहीं, अगर ये y है तो आपकी यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, y। क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे देखो, बहुत ध्यान से समझना। अब देखो यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है मैंने इसको z मान लिया। क्या मान लिया? z मान लिया। घबराना नहीं है बिल्कुल, यहां से लेके ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, z हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो आगे देखो यहां पर आप देखो ये डिस्टेंस मैंने w मान ली। क्या मान ली? w। तो यहां पर ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, w हो जाएगी। क्या हो जाएगी? w हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो आपने सारी वैल्यू पुट कर ली और सारी वैल्यू आपने डायग्राम में डिनोट कर ली। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर देखो मैंने कॉन्सेप्ट क्या लिखा, एपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर बराबर होता है पीबी का स्क्वायर प्लस पीडी के स्क्वायर के। यहां देखो ये वाली डिस्टेंस एपी का स्क्वायर कौन सी लेंथ, यहां देखो ये वाली लेंथ, इस लेंथ, इसका स्क्वायर क्या निकलेगा, आपको पता है ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का। आपको ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस y, ये वाली डिस्टेंस कितनी है x, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एपी का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस
बाई स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, पीसी का स्क्वायर, यहाँ देखो पी से लेके यहाँ देखो कौन सी डिस्टेंस आपको देखो ध्यान रखना है, कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, आपको पता है ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनना है, 90 का, ये डिस्टेंस कितनी है W और ये वाली डिस्टेंस कितनी है Z, तो आपका पीसी का स्क्वायर क्या निकलेगा, Z स्क्वायर क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर प्लस W का स्क्वायर। आप यहां देखोगे यहां PB का स्क्वायर क्या है, PB का स्क्वायर कौन सी डिस्टेंस, आप यहां देखो डायग्राम में P से B का स्क्वायर, ये डिस्टेंस, ये कैसे निकलेगी, आपको पता है ये डिस्टेंस क्या है Z है, ये वाली डिस्टेंस क्या है y है, और यहाँ पर जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का बना है, तो क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। क्लियर है, आगे देखो, आगे देखो यहाँ पर PD का स्क्वायर, PD की लेंथ कौन सी है आपकी, ये वाली लेंथ, ये PD की लेंथ कैसे निकलेगी, यहाँ देखो ये एंगल 90 डिग्री का, ये डिस्टेंस आपकी W है, ये x है, तो PD का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो क्या पता चलेगा, x स्क्वायर बाई स्क्वायर Z स्क्वायर W स्क्वायर, यही तो मैंने आपसे बोला था, मैंने क्या बोला था कि AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, PB का स्क्वायर प्लस PD के स्क्वायर, यानी कि AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर होगा आपका PB का स्क्वायर प्लस PD के स्क्वायर के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले डायग्राम से समझाने की कोशिश की सॉरी डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट को लिखवाया भी है, उसके बाद मैंने इसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया है। प्रूफ कैसे निकला आपका, राइट एंगल ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर है, तो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और ये जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम किस शेप का है, जैसे ब्रिटिश का क्या होता है फ्लैग, यानी कि झंडा। तो आपकी इस थ्योरम का नाम क्या हो गया, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। क्या हो गया, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डायग्राम माइंड के अंदर सेट हो गया। प्रॉपर तरीके से इसको नोट करना है, और इसके जिसकी क्षमता ना हो इसके प्रूफ को समझने की, तो वो केवल इतना कॉन्सेप्ट याद रख सकता है और इस डायग्राम को अपने माइंड के अंदर सेट कर सकता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलता हूं कि आप हर एक वो कंटेंट पढ़ने की कोशिश करो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे हो सकता है एग्जामिनर किसी ना किसी प्रूफ से आपको और कुछ पूछ लिया जाए, नया कॉन्सेप्ट बन जाए उसके प्रूफ पर, तो आपको प्रूफ आना जरूरी है। क्योंकि आप यदि कॉन्सेप्ट को भूल जाते हो और आपने प्रूफ को पढ़ा है, तो बेसिक सी बात है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, आप उस क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। क्लियर है, इसलिए मैं आपको प्रूफ बताता हूं। अब बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है, तो उसके लिए आप समझो, जैसे एग्जाम में इसकी डिस्टेंस 8 दे दे, इसकी डिस्टेंस आपको मान लो 10 दे दे, और आपको इसकी डिस्टेंस 5 दे दे, और आपसे यहां पर PD की डिस्टेंस पूछे, तो PD की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, क्या है, PD की डिस्टेंस पूछे तो इस डिस्टेंस को आप कैसे निकालोगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि आप क्या करोगे, 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस क्या होगा, PC का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, ये बराबर होगा आपका 5 का स्क्वायर 25 प्लस PD के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है, आप 25 को इस तरफ लाओगे तो 164 से आप 25 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये 25 इस तरफ आएगा, 25 इस तरफ आएगा, तो 164 माइनस क्या हो जाएगा आपका 25 बराबर क्या हो जाएगा PD का स्क्वायर। क्लियर है, 25 को जब माइनस करोगे 164 से तो 9, ठीक है, 3 क्या बचेगा 139 बराबर क्या हो जाएगा PD का स्क्वायर। बात PD की निकालने की है, तो PD की वैल्यू लोगे तो दोनों तरफ रूट लोगे तो क्या हो जाएगा 139, जो इकाई होगी वो इकाई यहाँ पर आ जाएगी। अगर मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, जो इकाई होगी वो आप यहाँ पर लिख दो।
क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा और कैसे आपको सॉल्व करना है। अब बात करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम में इस लैंग्वेज के और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को इस तरीके से क्रिएट किया गया था। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन यहां पर क्रिएट किया गया था। आपको यहां पर लास्ट का भी एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए था, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि दिए गए चित्र में क्या है, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक क्या है आयत है, जहां पीडी की लेंथ क्या है, डीपी की लेंथ क्या है, डी से पी की लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर, डी से पी 8, आपका ये 8 हो गया, ठीक है। पी बी की लेंथ आपकी 2 है, पी से बी की लेंथ आपकी 2 है। आपको जो फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एपी की लेंथ और पीसी परपेंडिकुलर है डीबी पर, पीसी परपेंडिकुलर है डीबी पर, ठीक है। आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, क्लियर। अब आपको यदि एक डिस्टेंस और पता होती तो आप इस एपी की डिस्टेंस को फाइंड कर लेते। कौन सी डिस्टेंस, अगर आपको ये पीसी फाइंड होती, लेकिन आप इस पीसी को फाइंड कर सकते हो कैसे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट भूल गए होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको याद होगा। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर कभी भी, अगर आपको कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाए और उस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाले एंगल से उसके हाइपोटेनियस पर अगर आप परपेंडिकुलर खींचोगे, यानी कि 90 डिग्री से आप उसके हाइपोटेनियस पर एक लाइन खींचोगे, तो यहां पर मान लीजिए ट्रायंगल आपका राइट एंगल एबीसी है, क्या है एबीसी है, और ये आपका बीडी क्या है हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर है। तो जब भी आपको बीडी की लेंथ की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट होता है बीडी का स्क्वायर बराबर एडी इंटू डीसी। क्या होता है कॉन्सेप्ट, एडी इंटू डीसी। जब मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल करके प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा जो राइट एंगल ट्रायंगल से जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था, हर एक कॉन्सेप्ट पर मैंने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई थी। लगभग 70 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको केवल राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से कंप्लीट करवाए थे। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद होगा। अब आप यहां पर देखोगे, यहां डी बी सी बी तो क्या है, यहां डी सी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से उसके हाइपोटेनियस पर एक परपेंडिकुलर खींचा है। तो यहां पर सीपी की जो लेंथ होगी, सीपी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, 8 का स्क्वायर इंटू 8 इंटू 2। अगर बात करेंगे सीपी की तो क्या हो जाएगा, 16 का रूट लोगे, 16 का रूट लोगे तो सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 4, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई 4। आपको फाइंड करना था क्या, आपको फाइंड करना था क्या, आपको एपी की डिस्टेंस फाइंड करना था। तो कॉन्सेप्ट बनता है कि एपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर ये बराबर होगा आपका बीपी के स्क्वायर की प्लस यहां पर डीपी के स्क्वायर की सम के बराबर। यहां एपी की तो आपको वैल्यू फाइंड करना, तो एपी स्क्वायर प्लस पीसी की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16 बराबर। यहाँ बीपी की लेंथ आपको पहले से 2 दी गई, 2 का स्क्वायर 4 प्लस डीपी की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 16, 64। क्या हो जाएगा 64। आगे जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ देखोगे 64 और 4 68, 68 माइनस क्या हो जाएगा 16, एपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 68 माइनस 16, एपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 और 52। यहाँ पर देखोगे एपी की वैल्यू निकालोगे तो इसका रूट लोगे, रूट क्या हो जाएगा 13 गुणे 4, 4 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, तो एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 रूट 13 सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, मैंने सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो जाते हैं वो आपको टेक्निक मैंने आपको बताई, वो आपको प्रैक्टिस करके बताया। इसको आपको फिर से प्रैक्टिस करना है, आपको इसको सॉल्व करके देखना है। शानदार लॉजिक है, क्वेश्चन जरूर क्रिएट होता है और क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 96% है, यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, बिल्कुल पूरे चांस है। एक क्वेश्चन है और है, उसको और आपको देखना है। एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है और हर बार आता है,
इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ज्योमेट्री में, अगर स्क्वायर से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, सॉरी रेक्टेंगल से अगर क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं तो इसी तरीके का डायग्राम मिलेगा, केवल आपको डाटा को चेंज किया जाएगा, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया जाएगा, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट भी यही रहना है। यहां पर देखो क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए चित्र में आयत को मोड़ा गया है, ठीक है, आयत को मोड़ा गया है, आकृति का क्षेत्रफल कितना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत को मोड़ा नहीं जाए तो एक दूसरे के अतिच्छादन भाग वर्ग होता है, तो बिना मुड़े हुए वास्तविक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां देखो इंग्लिश में समझ में आएगा, यहां हिंदी में जो बोला गया अतिच्छादन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब समझते हो आप, यहां से समझोगे आप, यहां अगर ये मुड़ता नहीं तो इस तरीके से होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता, ध्यान से देखो। अगर ये डायग्राम यहां मुड़ता नहीं, क्योंकि देखो पूरा रेक्टेंगल कैसे था, आपका रेक्टेंगल था कैसे, देखो इस तरीके से डायग्राम देखो, पूरा रेक्टेंगल ऐसे था, तो इसका एरिया पूरा बन रहा था इसका पूरा जो अभी जो एरिया बना है, ये एरिया है आपका 144, ये मुड़कर के एरिया क्या है 144, लेकिन वो पूछ रहा है अगर जो रेक्टेंगल आपका ऐसा था, अगर अपन इसको मोड़ के ऐसे नहीं मोड़ते तब इसका एरिया क्या होता। तो यहां पर देखो ध्यान से देखो, बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, आप इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे। यहां पर देखो, यहां जब इसको मोड़ा गया है तो जितना राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, जितना भाग ये बन रहा है, इतना ही भाग इसका इस तरफ है, इतना ही सेम भाग इस तरफ है, यानी कि ये क्या करके दिया गया है, ओवरलैपिंग, यानी कि एक त्रिभुज के ऊपर उतना ही एरिया फिर से रख दिया गया है, तब आपका कितना एरिया कम हो गया, आपका ये एरिया, ये वाला जो एरिया है, देखो मैं अलग से हाईलाइट करके दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये जो मैंने येलो कलर का कर दिया है, ये जो एरिया है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ ओवरलैपिंग हो गया, क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, यानी कि अभी जो 144 है, इस 144 में अगर आपको इस येलो वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा तो पूरे आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यहां पर देखो अब आपको पूरा टारगेट होना चाहिए कि ये येलो वाला जो पार्ट है इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो यहां देखो आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो। आपका यहां पर ये बन गया है एक स्क्वायर, क्या बन गया है, स्क्वायर। आप यहां पर देखोगे अगर ये डिस्टेंस 6 है तो आपकी ये डिस्टेंस भी 6 होगी, ए स्क्वायर, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, 6 होगी, ये वाली डिस्टेंस भी 6 होगी, ये वाली। अब इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी 36 हो जाएगा, लेकिन अपन को 36 ऐड नहीं करना है, अपन को इसमें क्या ऐड करना है, अपना इतना पार्ट तो इसमें ऑलरेडी ऐड है, अब इतना पार्ट ऐड करना है, ये आपका विकर्ण है स्क्वायर का, और विकर्ण स्क्वायर के एरिया को दो टुकड़ों में इक्वल डिवाइड करता है। अगर पूरा 36 है तो इस येलो वाले पार्ट का क्या एरिया आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 18, क्या आ जाएगा 18, यानी 144 में अगर आप 18 ऐड कर दोगे तो आपको जो एरिया मिलेगा, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा, कितना हो जाएगा, ये 8 4 12 2 और 4 और 8 4 12 12 4 1 5 और 6 और 1 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया है पहले से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। तो देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, हर एक एग्जाम में आने की चांस ज्यादा है इसकी, रेक्टेंगल से अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। तो आपको क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी रखना है, कॉन्सेप्ट की प्रायोरिटी सबसे पहले, कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आपको समझना है, उसके प्रूफ को भी समझना है, उसको प्रॉपर तरीके से नोट करना है, फिर उसके क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं उस कॉन्सेप्ट पर, उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं बहुत मेहनत से आपको हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है, सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। आज के सेशन में अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और मेहनत से पढ़िएगा, आपके सपने जरूर पूरे होने वाले हैं, लेकिन पेशेंस और प्रैक्टिस दोनों को कंटिन्यू, अपना ये जो
पूरा का पूरा टारगेट है एक सिलेक्शन लेने में, वो सबसे जो मोटिवेशन वाली लाइन है, वो सबसे बढ़िया जो इंपॉर्टेंट लाइन है, वो एक लाइन को अपने अंदर बहुत अच्छे से सेट करके रखना है कि पेशेंस और प्रैक्टिस दोनों आपको सफल बनाने वाले हैं। तो आपका एक मंत्र, बहुत अच्छा मंत्र मिला है आपको कि पेशेंस और प्रैक्टिस दोनों को मजबूत से अपन को करना है। आपका सिलेक्शन 100% होगा, आपको सफलता 100% मिलने वाली है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उम्मीद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।